हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे आरबीआई के से संबंधित और भारत में जो भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, इससे संबंधित जो आपका आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके ही अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ इसमें इसके इसके अंदर हम आरबीआई भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबसे जब बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ा जा रहा है तो आरबीआई ना पढ़ा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा केंद्रीय बैंक है। और इसके बारे में देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये जो जैसे कि हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, एसबीआई। या आप कहें तो भारत का पहला बैंक कौन सा है, निजी बैंक जो था वो क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये सब चीज़ें देख लेंगे, कब बना था वगैरह, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें बस देखेंगे, बाकी जो बकवास की बातें हैं उसको छोड़ देंगे, है ना। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़े थे। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा 2 मिनट का, इससे होगा क्या कि पिछले लेक्चर से और इसमें एक जुड़ाव बना रहेगा, तो जिससे क्या है कि आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, और जो नए बच्चे आएंगे उन वो भी जुड़ेंगे हमसे और उन्हें मालूम चलेगा कि और ही वीडियो हैं पीछे और वो पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था पंचवर्षीय योजना वगैरह हमने पढ़ ही रखा है, बहुत पहले हमने पढ़ रखा है, 3-4 वीडियो पहले ही पढ़ लिया है हमें। उसके पहले उसके बाद हमने देखा है नीति आयोग, योजना आयोग हमने देख लिया। हमने अभी हाल ही में जीडीपी वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में देखा था, जीडीपी जीएनपी वगैरह क्या है, कितने तरह का अर्थव्यवस्था है लगभग इकोनॉमी में, उसको देखा गया। मतलब राष्ट्रों को बीच में कितने प्रकार की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं उसको देखा गया था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखा गया था। और जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सी है आपको बताया गया। और इन सब सारी चीज़ों को आपने पढ़ लिया है ना। इससे संबंधित प्रश्न भी किए गए थे, जैसे कि आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर में, उससे भी उसको देखा गया। बाकी जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, या रिवीजन के तौर पर भी जो जरूरी है प्रश्न, उसको मैं आपको बताता भी, साझा करता हूँ। और इस सेशन में भी हम आरबीआई से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या पूछे गए हैं एग्जाम में या पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम यहाँ ले आए हैं। लेक्चर के बाद में वो प्रश्न कराए जाएंगे, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं आरबीआई। देखिए, आरबीआई से शुरू करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि बैंक के बारे में आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए, आप देखते होंगे अपने गांव में, कस्बे में, शहर में, या जिस एरिया में आप रहते होंगे वहाँ बैंकिंग प्रणाली आप देखते ही होंगे, है ना। तो बैंकों का क्या क्या योगदान है देश के अंदर, इसके बारे में बताऊंगा जब अभी आरबीआई समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा आपको। तो आरबीआई का देखते हैं कि क्या है। देखिए, 1700 माफ करिए 1934-35 का जो टाइम है, इस समय महत्वपूर्ण आरबीआई के लिए। जैसे कि आरबीआई एक्ट कहा जाता है कि एक आरबीआई एक्ट 1934 पास की गई अंग्रेज सरकार द्वारा, और 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935। ये जो देश डेट है, 1 अप्रैल 1935, ये डेट महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा, यहाँ पे है ना। तो 1 अप्रैल 1935 जो है, 1 अप्रैल 1935, इस डेट को आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। 1935 से पहले क्या है कि 1919 के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, आप देखते हैं कि देश के अंतर्गत जो है बैंकिंग प्रणाली तो थी, तो कई तरह के निजी बैंक थे। तो निजी बैंक क्या करते थे, अब कोई भी बैंक है एक तरह का व्यवसाय है, तो व्यवसाय ही तो होती है बैंकिंग। काम क्या है, मुनाफा कमाना, है ना, पैसे लेना, मुनाफा कमाना, बस इतना ही काम होता है बैंकों का। तो उस समय जो निजी बैंक थी, तो निजी बैंक क्या करते थे कि जो लोग उनके पास पैसे जमा कराते थे या किए जाते थे उनके पास, तो उसका इस वो सिर्फ फ़ायदा कमाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम करते थे। या कई तरह से जो पैसे जमा किए जाते थे, उस जिन लोगों के पैसे जमा कराए जाते थे, वो पैसे कई बार डूब जाते थे। बैंक क्या करते थे, कई तरह के उसमें चोरी किया करते थे, या बैंक जो है कहीं रन हो जाती थी, या बैंक वगैरह क्लोज करके जो मालिक होते थे वो कहीं चले जाते थे, भाग जाते थे। तो इस तरह से कई तरह की समस्याएं थी उस समय भी। और जैसे कि अंग्रेज सरकार उस समय थी, तो कोई भी, जैसे कि देश के अंतर्गत ऐसा नहीं था कि अंग्रेज गवर्नमेंट को देश के लोगों के प्रति या देश के प्रति कुछ ऐसा राष्ट्रीयता की भावना हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन ये था कि अंग्रेज सरकार को जो है उसकी अपनी जो उद्योग मेन था, उसका फ़ायदा कमाना भारत के अंतर्गत जो है। एक तो बाजार के रूप में था, भारत की जनसंख्या ज़्यादा थी और भारत एक क्षेत्र था, तो यहाँ पे एक बाजार के रूप में था। और दूसरी बात ये था कि यहाँ से कच्चा माल उसको ज़्यादा मिलता था।
जैसे कि सूती उद्योग हमारे यहाँ सबसे प्रचलित था, शुरू से ही प्रचलित है। तो सूती उद्योग में जो कच्चा माल होते थे, कॉटन वगैरह यहाँ पे अच्छे से होते थे, कोयले वगैरह उत्पादन ज़्यादा होता था, नील वगैरह की खेती जो है हमारे यहाँ होती थी। तो इन सब सारी चीज़ों को, इन सब का जो है अंग्रेज़ सरकार कच्चा माल लेता था, अपने यहाँ भेजता था, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाते थे फिर इसको लाके इसी बाग मार्केट में बेचता था, है ना। भारत का ही कच्चा माल विदेश में जाता था, ये लोग ले जाते थे अपने देश में, वहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो प्रोडक्ट बन पाते थे, कपड़े बनता है, कपड़े बना के या और भी सारी चीज़ें बना के ये लाकर फिर से इसी देश में बेचते थे। देख रहे हैं ना। तो इससे क्या फ़ायदा होता था, यूरोपीय शक्तियों को, जो भी पावर है, अंग्रेज थे, इनको सदा इसको फ़ायदा होता था। तब इन सब फ़ायदों को और अच्छे से लागू, मतलब और फ़ायदा लेने के लिए, और जो भी समस्याएं इसके अंतर्गत थी उद्योग के बीच में, इनको और समस्याओं को समाप्त करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि इन जो छोटे छोटे निजी बैंक है, जो अच्छे से सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें फ़ायदा कम हो रहा है, उसको सही करने के लिए, इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए 1934 में अंग्रेज सरकार ने एक आरबीआई एक्ट पारित करती है ना। और 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। कहाँ स्थापना होती है? तो कलकत्ता में। दो तीन बातें इसमें याद रखें। 1 अप्रैल 1935, इस दिन आरबीआई की स्थापना होती है। और पूछा जाएगा कि किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुई है आरबीआई? 1935 एक्ट, 1936, 1934, तो उसमें आपको भूलना नहीं है। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत जो है आरबीआई की स्थापना होती है ना। और 1935 में स्थापना हो गई, ठीक है। और कहाँ पे होती है? कलकत्ता में। इतनी बात ध्यान देने वाली है, आप इसको याद कर ले। ये तो होगी आरबीआई की स्थापना है। अब देखिए, आरबीआई की जब स्थापना हुई 1935 के बाद, तो ये तो काम करना शुरू कर दी। एक तरह से दो काम दिए गए थे आरबीआई को जब स्थापना हुई थी। तो ये काम क्या करती थी? एक तो जो भी जो छोटे छोटे बैंक थे वहाँ पे, उनके लिए एक तरह से अंग्रेज सरकार को का जो उद्योग से संबंधित जो समस्याएं होती थी उनके लिए था कि उद्योग बैंकिंग एक तरह का चलता को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए शुरू किया गया था। और दूसरा ये था कि बैंकों का जो है जो सरकार का जो है एक तरह का बैंक के रूप में था, गवर्नमेंट का एक तरह का अकाउंट था वहाँ पे। तो 1935 के बाद जब देश 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद सरकार ने देखा कि इसके पहले भी बताया चलूँ कि जब 20वीं सदी में क्या है कि जब पूरे विश्व में एक देशों ने सोचा कि एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए, है ना। क्योंकि उस समय बैंकिंग प्रणाली की समस्या जब उत्पन्न हुई थी, आप जब पढ़ेंगे विश्व इतिहास के बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको वहाँ दिखेगा। तो उस समय जब बैंकिंग प्रणाली वगैरह थोड़ा उद्योग जब बढ़ने लगा पूरे विश्व में, तो बैंकिंग प्रणाली क्या है? ये उद्योग को सपोर्ट करती है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान होता है बैंकों का। तो सभी राष्ट्रों ने ये सोचा कि केंद्रीय बैंक एक तरह होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित काम करे, हमारे यहाँ जो बाज़ार में कई तरह के अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण कदम है उसको सुचारू रूप से वो करे। तो इन सारी चीज़ों के लिए पूरे विश्व में केंद्रीय बैंक वगैरह बनाना शुरू किए गए। इसे प्रभावित होकर भारत सरकार ने भी अपने यहाँ केंद्रीय बैंक स्थापित की। तो केंद्रीय बैंक स्थापित की तो इसका मतलब क्या है कि जो 1935 में जो आरबीआई बनी थी, इसी को भारत सरकार ने एक अपना केंद्रीय बैंक बनाया, है ना। तो 1949 में जो है आरबीआई जो है एक राष्ट्रीयकरण की जाती है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब शब्द आप समझ लें। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, या कोई भी उद्योग है, या कोई सेक्टर्स है, कुछ भी हो, जिस पे देश का पूर्णतः उसका अधिकार हो जाए या आंशिक रूप से अधिकार हो जाए, तो उसको ये आंशिक राष्ट्रीयकरण कहेंगे। अगर मान लीजिए 50% शेयर किसी भी कंपनी में सरकार ले लेती है, तो ये आंशिक राष्ट्रीयकरण है। मतलब कुछ अंश, कुछ पार्ट उसके शेयर ले लिए। अब पूरी तरह से ले ले तो क्या कहेंगे? एक तरह से ये पूरी की पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण हो गई उसकी। तो उसी तरह 1949 में जो है ये आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हो जाती है, और आरबीआई जो है भारत का एक केंद्रीय बैंक के रूप में बन के आता है ना। तो अब आरबीआई जब देश के अंतर्गत अब केंद्रीय बैंक बन गई, तो आरबीआई क्या क्या काम होंगे, तो वो भी आप देख लेते हैं। और बाकी आपको जो भी अपने से खुद पढ़ना होगा, आपको ये कंटेंट मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। यहाँ से आप ये जो पॉइंट्स दिए हुए होंगे अपने हिसाब से इसको रीड करें और पढ़ें, है ना। देखिए, यहाँ पे देखिए फंक्शंस वगैरह देख लेते हैं, आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है ना। देखिए, बैंक एक्चुअली बैंक का क्या काम है, आरबीआई बैंक का क्या काम है केंद्रीय बैंक का। एक तो ये क्या काम करती है कि देश के अंदर जितने भी मतलब देश के अंदर जो मार्केट है हमारे यहाँ, जो देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था चल रही है,
उसमें क्या क्या आवश्यकता है, जैसे कि बाज़ार में कितनी लिक्विडिटी की आवश्यकता है, वो कंट्रोल करती है। लिक्विडिटी कम हो रहा है तो लिक्विडिटी देती है। कैसे देती है, ये आपको जब मॉनेटरी पॉलिसी, जब मॉनेटरी मौद्रिकरण जब अगर पढ़ाया जाएगा ना, कि आरबीआई द्वारा जो एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरआर, सीआरआर, ये सब जो आता है, ये इसके बारे में जो पढ़ा जाएगा उस समय इसके बारे में सब देख बताया जाएगा कि कैसे कैसे फंक्शंस जो है आरबीआई को उसमें कैसे किया जाएगा। यहाँ पे आपको मोटा मोटी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि जब राष्ट्रीयकरण पढ़ा जा रहा है इसलिए आरबीआई को भी बताना जरूरी था, इसीलिए बताया जा रहा है। बाकी उस टाइम में आपको पूरी तरह से इसको बताया जाएगा। तो देखिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं फंक्शंस क्या है आरबीआई के। तो आरबीआई क्या करती है देश के अंदर, किसी भी देश के राष्ट्र जो केंद्रीय बैंक है किसी भी राष्ट्र के, उसके क्या काम हो सकते हैं। एक तो क्या करती है कि देश में जो बाजार है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें इतने तरह की करेंसी, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब जो तरलता है रुपए का, करेंसी की जो तरलता है उसका, एक तो वो मैनेज करती है ना। उसके साथ ही साथ देश के अंदर जो बैंकों के जो विनियमन है, जो नियम वगैरह है, बैंक कैसे काम करेंगे, बेस रेट कितना रखे, ये लोगों से कितने ब्याज ले, नहीं लेना है, ये सब तय करती है कौन, ये भी आरबीआई बताती है अपने नियम के अनुसार। और देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उसको कैसे ग्रोथ उसमें लानी है, मुख्य काम तो यही है आरबीआई की, कि देश में जो ग्रोथ, हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ लाने के लिए काम करती है आरबीआई। इसी के आधार पर कई तरह के काम इसमें बांटे हुए इसके फंक्शंस है जो काम करती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पहला फंक्शंस क्या है। देखिए पहला हमारा फंक्शन है मौद्रिक प्राधिकरण, मॉनिटरी अथॉरिटी। देखिए मौद्रिक अथॉरिटी में क्या है करती है, दो शब्द अब याद कर लें, एक तो है होल प्राइस इंडेक्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आजकल आपने समाचार पत्रों में देखते होंगे और आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा भी कि सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है। देश के अंतर्गत जो महंगाई बढ़ती है, जैसे कि तेल, साबुन, मसाले, चावल और अन्य चीज़ों का जो रेट बढ़, जैसे कि आजकल तेल का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। पेट्रोल तो चलो थोड़ी सी अलग बात हो गई, लेकिन एक तरह से पेट्रोल जो है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल से सारी चीज़ें संबंधित है ना। इसको बताया जाएगा आगे कैसे कि संबंधित है। अब इतना ध्यान रखें कि जैसे कि पेट्रोल के बिना ट्रांसपोर्ट वगैरह की सेवाएं आप कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। तो इसलिए पेट्रोल, और जैसे कि ये तेल वगैरह जो हो गए है ना, ये काफ़ी महंगे हो गए हैं। कई तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं, अनाज है, इनकी महंगाई, हर चीज़ में महंगाई तो बढ़ती ही दिख रही है, आप देख रहे होंगे हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। तो इसमें जो है डब्ल्यूपीआई, सीपीआई ये जारी करती है आरबीआई, और देखती है कि जब महंगाई आती है देश में, महंगाई कितनी होनी चाहिए। देखिए आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, रिटेल इन्फ्लेशन वो 2% से लेकर 6% तक आरबीआई रखने की कोशिश करती है। लेकिन अभी हाल ही में क्या है कि पिछले 3 क्वार्टर से, है ना, भारत जो इकोनॉमिक क्वार्टर बनते हैं ना, 3 3 महीने का, चार, तो इसमें 3 क्वार्टर में जो है इसमें लगभग 6% से ज़्यादा ही रहा है, कभी 8% या इसके आसपास रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन। तो इसलिए तो सरकार ने इस पे आरबीआई से पूछी है कि ये क्या समस्या है। तो इसी के लिए भी देखिए अभी न्यूज़ में होगा कि आरबीआई की एक मीटिंग है जो मॉनेटरी पॉलिसी तय करने के लिए है ना। तो ये सब चीज़ें आप करंट पढ़ रहे होंगे, पेपर पढ़े आप, न्यूज़ जो भी न्यूज़ समाचार पत्र में लगाया है, हिंदी में है या इंग्लिश में आप पढ़ रहे होंगे, द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या दैनिक जागरण हो या जनसत्ता, जो भी है पेपर आप रोज़ पढ़ें। इसमें आपको बहुत इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें आपको काफ़ी मिलता है और आपको तैयार भी होता रहेगा। तो ये तो करंट की बात चलिए, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, इस ये सब इन्फ्लेशन से संबंधित काम करती है, मौद्रिक मौद्रिक प्राधिकरण वगैरह के काम करती है, नाम से ही पता चलता है ना। और इन्फ्लेशन वगैरह का काम तो करती है, साथ में देखो क्या करती है कि जो आरबीआई है, आपने देखा होगा कि नोट जो है आपके यहाँ, जितने भी नोट है, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 5 रुपए के, जो भी नोट है उस पर जो आरबीआई के जो गवर्नर है उनका सिग्नेचर होता है ना। ये आरबीआई के गवर्नर का नाम मैंने बताना भूल गया, ये आप लोग पिछले स्लाइड में होगा, आपने देख लिया होगा, इनका नाम होगा, इनका नाम है शक्तिकांत दास। दो हजार चौबीस तक ये रहेंगे, आरबीआई के गवर्नर है ये। कौन है ये, आरबीआई के गवर्नर है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए।
है ना। आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। प्रश्न पूछे जाते हैं आए दिन। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का चल रहा है, पिछले लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ पेट के लिए ही नहीं है, बल्कि बिहार एसआई, उत्तर प्रदेश का जो दरोगा के एग्जाम होता है एसआई, यूपीएसआई, और साथ ही साथ एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें भी जीके वगैरह से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आ सकते हैं, आते भी हैं। बैंकिंग से संबंधित कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भी आते होंगे, यहाँ से आते हैं। तो वहाँ उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि ऐसा नहीं है कि नहीं है वहाँ के लिए। तो एक तो ये हो गया। क्या नाम है इनका? शक्तिकांत दास, है ना। शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं, है ना। अब चलते हैं, देखिए अब आरबीआई क्या करती है। आरबीआई क्या करती है कि कई तरह से ये जो नोट होते हैं, नोट की छपाई करती है ना। अब नोट की छपाई करती है तो एक प्रश्न आता है, ये बताइए कि 1 रुपये का जो सिक्का है या 1 रुपये की करेंसी है ना। तो 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये की करेंसी, कुछ भी हो, 1 रुपये का नोट भी तो आते होंगे, आपने शायद देखा होगा। छोटा सा नोट आता है, एक छोटा सा नोट, है ना। तो 1 रुपये की करेंसी ही होती है। 1 रुपये का सिक्का जो है, ये क्या आरबीआई जारी करती है? तो ये आंसर होगा नहीं। देखिए आरबीआई जारी नहीं करती है इसको, इसको करता है कौन? इसको करता है वित्त मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय इसको जारी करती है ना। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी करेंसी हैं या सिक्के हैं, 10 रुपये के सिक्के हो गए, जो और भी करेंसी हो गई, ये सब जो है, बाकी सारी करेंसियाँ जो है आरबीआई जो है जारी करती है। अभी देखिए आपको एग्जांपल आपको बताता हूँ। डीमोनेटाइजेशन हुआ था देश में, है ना, कुछ साल पहले जो है नोटबंदी हुई आई थी देश में, नोटबंदी हुई थी। तो चलिए काम तो सरकार का था, सरकार का आदेश था, लेकिन नोट कितने छपे, कौन कौन सा नोट बंदी, सब सब काम तो आरबीआई ने करी ना। जैसे कि 1,000 के नोट बंद हो गए, 500 के नोट बंद हो गए, तो ये सब काम किसका काम था? ये आरबीआई का काम था, है ना। उसके बाद 2,000 के नोट छपे, तो 2,000 का जो नोट छपा आपके पास, आपने देखा होगा 2,000 के नोट, उसमें भी आरबीआई के क्या होता है, सिग्नेचर होता है, तो गवर्नर का। तो ये आरबीआई जो है ये नोट वगैरह जो है छापती है। तो करेंसी वगैरह का जो है छापने का या जारी करने का काम, पावर किसका, फंक्शंस किसका है? आरबीआई का, है ना। इसके अलावा आरबीआई देखिए क्या करती है। इसके अलावा आरबीआई जो है आ, एक मिनट, सॉरी, इसके लिए आरबीआई जो है, मान लीजिए आपके पास कोई नोट है, 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी है नोट है, 500 या 1000, जो भी है, 1000 तो बंद ही हो गए, 2000 के नोट होंगे। मान लीजिए अब घर में कोई बच्चा फाड़ दिया, या आपसे कभी पैकेट से निकालते हुए फट गया, तो आप बैंक में जमा करा सकते हैं, एसबीआई जो बैंक है उसमें जमा करा सकते हैं ना। अब ये कैसे जमा हो सकता है? देखिए जब बैंक में जमा होता है ना, तो ये बैंक चले जाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करती है, अगर नोट फट गया उसको जगह पर दूसरी नोट जारी कर देती है, इसको बंद कर देती है। तो मतलब कि नोट जो बदलने का भी काम क्या कौन करता है? आरबीआई करती है। तो करेंसीज जो भी काम है सब आरबीआई करती है ना। तो ये भी काम है उसका। अब इसके बाद देखिए, अब देश में, अब मान लीजिए आप सोचते होंगे, जैसे कि भी आगे भी इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, कि अच्छा जब आरबीआई नोट छापती ही है तो इतनी गरीबी है देश में, है ना, तो आरबीआई बहुत ढेर सारा नोट क्यों नहीं छाप देती, जिससे कि गरीबी वगैरह चली जाए, सबके पास पैसे हो जाएंगे, है ना। तो देखिए ऐसे नहीं होता है। जब आपको उसमें पढ़ाया जाएगा तो उसको और डिटेल में बताया जाएगा। आरबीआई जो है एक नियम के अनुसार ही नोट छापती है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए, और सरकार के, जब सरकार कुछ बॉन्ड के रूप में कुछ धन जमा करा दिया, बॉन्ड जमा करे या कुछ अलग तरह के एसेट जमा करे आरबीआई के पास, तो उस उतने ही अमाउंट का जो है आरबीआई जो नोट छापती है। तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब आपको उसे पढ़ाएंगे मौद्रिकरण वगैरह जब देखा जाएगा तो उसमें इसको डिटेल से समझा जाएगा। बाकी अपने पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, हम फंक्शन देख रहे हैं आरबीआई के। तो ये तो हो गया। और देखिए आरबीआई क्या करती है। आरबीआई और जो बैंक हैं भारत के अंदर, जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों के लिए नियम बनाती है आरबीआई। जैसे कि कोई बैंक, मान लीजिए कोई बैंक अगर आरबीआई के नियम को नहीं मानती है ना, तो उसके लिए कई तरह के प्रावधान हैं। आरबीआई उसके लिए प्रावधान करती है। जैसे कोई मान लीजिए बैंक अगर उसका आरबीआई के बाद नियमों को नहीं मानेंगे, तो फिर उसके लिए कई तरह के लीगल नोटिस वगैरह या लीगल चीज़ें उठाए जाते हैं आरबीआई द्वारा। और देश के अंदर जो भी फॉरेक्स है, जैसे आरबीआई जो है फॉरेक्स फॉरेक्स रखती है अपने पास। जैसे कि अभी वर्तमान में लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास जो है भारत की भी फॉरेक्स है। तो क्या करती है फॉरेक्स? फॉरेक्स से क्या होता है? अब देखिए विश्व में एक तो आपको व्यापार करना है। अगर जो भी ट्रेडर्स हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, या जो भी ट्रेडर्स हैं जो विदेश के लोग हैं यहाँ पे ट्रेड करें, यहाँ के लोग बाहर ट्रेड करें, तो
तो इसके लिए ये केंद्रीय बैंकों का मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए भारत सरकार के पास जो आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करती है, डॉलर रखती है, या इसके अलावा और भी अ, मुद्राएं रखती है, 4 से 5 मुद्राएं रखती है आरबीआई अपने पास। उसके बाद में देखा जाएगा कौन कौन सी मुद्रा रखती है आरबीआई, जब मौद्रिकरण पढ़ेंगे तो। और क्या है कि जब ये जो करेंसी विश्व के अलग अलग करेंसी, कि पूरे विश्व में डॉलर तो चलता ही है ना, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ डॉलर ना चलता हो। तो इस डॉलर, आरबीआई जो है डॉलर रखती है। और जब व्यापार होता है ना, तो जो बाहर का व्यक्ति है, वो तो मान लीजिए अमेरिका या कोई ट्रेडर्स आया, तो व्यापार किस में करेगा, वो तो डॉलर में करेगा ना, है ना। तो और भारत के कोई व्यक्ति है, वो किस में व्यापार करेगा, रुपए में करेगा, इसके बाद तो रुपए है ना। मान लीजिए आप ही अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप करते हैं और आप एक अच्छे खासा, मान लीजिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम कर शुरू करते हैं, तो जो पैसे आप मान लीजिए देंगे, तो आप मान लीजिए अभी तो नियम कई तरह का आ गया, अकाउंट में जमा करें, वहाँ से फिर पेमेंट बैंक के थ्रू वहाँ होता है। देखिए इसमें बैंकिंग प्रणाली का कितना योगदान है ना। तो एसबीआई जो है एक्सचेंज भी करती है रुपए का, है ना। डॉलर को रुपए में कर देगी, आपको रुपए में चाहिए तो रुपए में दे देगी आरबीआई, केंद्रीय बैंक। और जिसको डॉलर में चाहिए वो रुपए जमा करा, डॉलर मिल जाएगा। ऐसे करके चीज़ें चलती हैं। तो एक तो ये हो गया। मान लीजिए बाहर से कोई व्यक्ति आता है देश में, इलाज के वास्ते आता है, या स्टडी करने के वास्ते आता है, या अन्य भी कई कारणों के मतलब और अन्य कारण से आता है, जैसे पर्यटन के कारण, पर्यटन के लिए आता है देश के अंतर्गत। अभी देखिए भारत सरकार ने कई तरह की योजना बना रही है जिसमें पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, और राज्य सरकारें भी इसमें बढ़ चढ़ के काम कर रही है। तो पर्यटन जब बढ़ेगा तो बाहर के लोग आएंगे, तो इन उनको मान लीजिए भारत में आएंगे, तो वो डॉलर तो लोग लेगा नहीं ना। कोई मान लीजिए कि कोई ऑटो वाला है, उसको डॉलर दीजिएगा तो उसको समझ में आएगा कि डॉलर है। तो उसको इन समस्याओं के लिए भी क्या है कि आरबीआई क्या करती है कि डॉलर तो ले लेती है इनसे। जो हमारे यहाँ अलग अलग जो, जैसे कि हर देश में हमारा जो एम्बेसी है, वहाँ से भी एक डॉलर वगैरह रुपए एक्सचेंज कराए जाते हैं, हो जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि डॉलर सरकार जमा कर लेती है और रुपए इनको दे देती है। तो ये सब काम फंक्शंस है ना। तो आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस है, इसके अलावा और भी फंक्शंस है। आप इस कंटेंट को पढ़ेंगे, इसमें सब दिया हुआ है। देखिए बाकी के जो फंक्शंस है, देखिए वित्तीय व्यवस्था का नियामक हो, पर्यवेक्षक वगैरह है, इसके अंदर का बैंक वित्तीय बाकी सब देखिएगा। आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें सारी चीज़ें होगा। विदेशी विदेशी विनिमय को बता ही दो, मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज होता है ना। और लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट होता है, जो केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है ना। बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लैंडर ऑफ, या कहते हैं कि सबसे आखिरी बैंक, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है बैंकों का बैंक। क्योंकि बैंक भी इससे, अब बैंक से आप लोन लेते हैं, ठीक है। अब ये बैंक जो है ये जाकर आरबीआई आरबीआई से लोन लेते हैं। अब जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ाया जाएगा ना, बैंक लोन कैसे लेते हैं आरबीआई से, रेपो, कई तरह की चीज़ें उसमें, अभी रेपो रेट से लेते हैं लोन, है ना। तो अब आरबीआई क्या करती है कि अब बैंकों को नियंत्रित करने के लिए ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में और भी चीज़ें, एमसीएल वगैरह, एमसीएलआर या लॉन्ग टर्म रेपो रेट, अभी जो नया नया अभी चीज़ आया है, नया एक स्कीम योजना आया है आरबीआई के द्वारा, 2000 आई थिंक 2019 के आसपास आई है ना। तो लॉन्ग टर्म रेपो रेट आ गई है। तो ये सब चीज़ों से सरकार, आरबीआई क्या करती है, ये सब बैंकों को नियंत्रित करती है ना। तो बैंकों का बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद ही बैंक है। एसबीआई मान लीजिए बैंक है, एसबीआई को मान लीजिए लोन लेना हो तो कहाँ से लोन लेंगे, आरबीआई से लोन लेती है ना। तो उसमें भी कई तरह के टाइम बंटे हुए हैं, एक 1 नाइट के लिए, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, ऐसे कर करके बांटा हुआ है, वो भी ब्याज लेती है। बैंकों का देखिए बेसिकली के काम क्या है, बैंकों का बेसिकली काम है पैसे लेना, है ना। पैसे लोगों से पैसे जमा कर लेना, उस पैसों को अलग निवेश करना। अलग जब निवेश करती है बैंक, तो मान लीजिए आप 100 रुपये जमा कराते हैं बैंक में, 100 रुपये तो चलो 1000 रुपये जमा कराते हैं बैंक में, तो आपको देखिए कुछ दिनों में 1-2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये जो भी ब्याज मिलता है, 1 लाख रुपये जमा करा दिए तो और ज़्यादा आपको ब्याज मिलने लगेगा। तो आपको बैंक से पैसे रख के ब्याज थोड़ी ना देगी, अपने घर से कहाँ से देगी, अपनी जेब से देगी नहीं। तो आपके जो 1 लाख रुपये है ना, मान लीजिए 10 लोगों ने 1 लाख रुपये जमा करे, 10 लाख रुपये हो गए। अब बैंक ने क्या किया, उसमें से 5 लाख रुपये निकाल के उसने क्या किया, निवेश कर दिया बाज़ार में, किसी भी तरह का उद्योग वगैरह है उसमें उसने निवेश किया। पहले ये निवेश करने के पहले नहीं था ये, पहले बैंक क्या करते थे आज़ादी के पहले या उस समय तक, बैंक क्या करते थे कि लोगों से पैसा जमा करते थे, उसे ब्याज देते थे पैसे को,
और बाकी मान लीजिए 10 लोगों से पैसा इकट्ठा किया, किसी को लोन दे दिया, लोन पे जो टैक्स मिल रहा है ना, उस लोन मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, 100 रुपया आपने जमा कराए बैंक में, है ना। उस 100 रुपये में से 50 रुपये उस बैंक वाले ने दे दिया कि आपके दोस्त को लोन दे दिया। अब उस दोस्त ने उस लोन पे मान लीजिए 5 रुपये पर महीने के हिसाब से जमा कराता रहा, है ना। तो 5 रुपये जो एक महीने में आया ना बैंक के पास, उसमें से 1 रुपया आपको दे देगा और 4 रुपया खुद रख लेगा। पैसे आपके, लोन लिया आपके दोस्त ने, फ़ायदा। अगर आपने अपने दोस्त को पैसे दे देते, है ना, तो फिर 5 रुपये तो आपको मिल जाता ना। लेकिन बात क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी। तो बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी मुहैया कराती है। तो बैंक जब सिक्योरिटी मुहैया कराती है तो इसमें क्या करता है, 4 रुपये का फ़ायदा उसने कमा लिया। कुछ इसमें कुछ निवेश नहीं था, है ना, बस इसने सिक्योर कर दिया आपके मनी को। तो एक बात ये है। तो अब आपसे पूछा जाए कि आरबीआई में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आरबीआई में आप अकाउंट नहीं खोल सकते, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक जो होता है, इसमें सरकार का अकाउंट होता है ना, सरकार का एक तरह का ये बैंक है। सरकार का बैंक कहाँ पे, जैसे कई तरह के जो सरकार को जो लोन लेना होता है, जैसे कि केंद्र सरकार को लोन लेना हो तो आरबीआई से लोन ले सकती है। किस दर पे, बैंक दर पे। जब बैंक दर आपको उसमें पढ़ा जाएगा तो बैंक दर ही बताया जाएगा, बैंक दर क्या होता है, कितना है वर्तमान में भी बताया जाएगा। और देखिए, बैंक दर से तो राज्य सरकार भी बैंक दर के आधार पर आरबीआई से लोन लेती हैं, है ना। तो सरकार भी जो है लोन लेती हैं आरबीआई से। इसीलिए कहा जाता है, ये इसमें कोई व्यक्ति जो है उसमें अकाउंट नहीं खुल सकता, नहीं खुलवा सकते। ये नहीं कि आप बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे जमा करा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये तो हो गया आरबीआई के बारे में। और भी इसके फंक्शंस है, आप देखेंगे। और जो छूट रहा हो आप कमेंट करके बताएं, आपको बताया जाएगा। बाकी तो देखिए, बताया आपको, सरकार बैंकों का बैंकर है ये सब पूछा जाता है। एनसीईआरटी का वर्ड है ये पूछे जाते हैं। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, है ना। और इसको ध्यान रखें। एक यहाँ पे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, बैंकर के रूप में कार्य करना, ये सब चीज़ देखें आप लोग और इसको पढ़े, है ना। तो ये तो हो गया हमारा आरबीआई। अब आगे हम चलते हैं एसबीआई का उद्भव, है ना। तो जो पॉइंट लगता है कि छूट रहा हो या आरबीआई से संबंधित जो भी प्रश्न है ना, उसको आप कमेंट करके हमें पूछें, आपको बताया जाएगा। बाकी एक तरह का ये जो लेक्चर चल रहा है, इसमें जो आपको ये पीपीटी जो कंटेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा लिंक से, है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए, एसबीआई का उद्भव, उसके पहले मैं बता दूं कि भारत का पहला जो निजी जो पहला बैंक था, पहला बैंक, भारत का पहला बैंक कौन सा था, इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एक तरह का निजी बैंक था ये, बैंक ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना था ये, लगभग 1700 के आसपास में बना, 1717 के आसपास बना था। इसको याद रखे, अबाउट, बस बैंक का नाम दे रखे आप, याद रखें आप, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका नाम था। ये पहला बैंक था, है ना। अब देखिए, राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। दोबारा वापस आ जाते हैं अपने हम टॉपिक पे कि भारत में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो देखिए, राष्ट्रीयकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई सरकार को। हमने आरबीआई पढ़ लिया, ये टॉपिक हो गया, इतना ही इसको पढ़ना था। जब दोबारा से हम पढ़ेंगे कि आरबीआई के क्या क्या काम है, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट वगैरह देखा जाएगा। जो मॉनिटरी वगैरह जो पढ़ा था, मॉनिटरी पॉलिसी क्या क्या बनाती है आरबीआई, तब उसमें आरबीआई के बारे में और ढंग से देखा जाएगा। एक तरह का ये इंट्रो था आरबीआई के बारे में और क्या क्या फंक्शन है, कि ये इसको समझ ले, क्योंकि जब बैंकिंग के बारे में पढ़ा जाए तो इसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। अब आते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स इन इंडिया, है ना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ, क्या जरूरत हो गई थी भारत सरकार को, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी था। देखिए, 1955 में सबसे पहले जो है भारत सरकार ने 3 जो शाही बैंक थे उस समय, उनको मिला के एसबीआई का निर्माण करती है। और अधिनियम क्या था, अब कोई भी काम करने के लिए सरकार तो अधिनियम बनाती है ना। तो एक अधिनियम था, उसका नाम था एसबीआई अधिनियम 1955, है ना। तो 1955 में जो है एसबीआई का निर्माण होता है, ठीक। तो राष्ट्रीयकरण करने के पीछे क्या कारण था सरकार का,
है ना, इसको आप बारे में समझते हैं। जब उस समय आज़ादी के पहले से ही देश में कई तरह के निजी बैंक थे, है ना। तो निजी बैंक जो थे, बैंकों का क्या काम है? बैंकों का मेन काम है फ़ायदा कमाना। कोई भी उद्योग है वो फ़ायदा ही तो कमाएगी, और ये उनके व्यवसाय के एथिक्स से तो ये ठीक है व्यवसाय कमाना। लेकिन एक देश के अंतर्गत में कुछ पॉइंट्स पे देखा जाएगा तो ये एक तरह से एथिकल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर बैंक सिर्फ फ़ायदा ही कमाने के बारे में सोचेंगी तो गरीबों के लिए कैसे काम होगा? गरीबों के लिए काम नहीं होगा तो फिर सबका सही देश में कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। और इसके अलावा किसानों, हमारे यहाँ उस समय देश में इतनी समस्या थी। एक तो हमने जब पंचवर्षीय योजना शुरू किया था तो हमने कृषि को तो पहले रखा था। हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि ही रहा है, दूसरे में उद्योग रहा, तीसरे में कृषि उद्योग दोनों को लिया गया, है ना। कृषि पर सरकार ज़्यादा काम करना चाहती थी, क्योंकि कृषि ही ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रोजगार में थे। और हमारे यहाँ भारत में जो है एक तरह से जो कृषि ही एक रिसोर्स ज़्यादा था हमारे यहाँ, और है ना। तो सरकार चाहती थी कि हम उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई तरह के पंचवर्षीय योजना लाए। उसके अलावा और भी कई तरह की कोशिश सरकार ने कोशिश की, कदम उठाए कई तरह के। ये सभी चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया हूँ। तो इन इन सभी कदम के अलावा भी, सारी योजनाओं के अलावा भी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? कि किसानों का जो है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था, मतलब उनका एक तरह से वित्तीय समावेशन उनका नहीं था। जैसे कि मान लीजिए किसी किसान को रुपाई और खेती कृषि करना है, मान लीजिए धान की खेती शुरू करनी है, तो अब रुपाई करेगा वो, तो उसमें जो बीज है वो लेने के लिए पैसे चाहिए, उसको खाद वगैरह खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जिन क्षेत्रों में नदी वगैरह का व्यवस्था नहीं है, नहर वगैरह नहीं है, सिंचाई के प्रबंध नहीं है, उसके लिए भी उसको जो पंपी सेट होता है या अन्य किसी माध्यम से जो सिंचाई करने की जो व्यवस्था है, उसके लिए तो पैसे खर्च चाहिए होंगे ना। कई तरह के केमिकल्स जो होते हैं, रसायन हैं कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए, जो पौधों में जो फसल है उसमें कीड़े लग जाते हैं, है ना, फंगस लग जाते हैं। तो उन 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 समस्याओं के लिए जो रसायन आते हैं उनको खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो किसान कहाँ जाता था? किसान जाता था साहू के पास। और साहू, आप जानते हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा तब जानते होंगे कि शोषण इतना था कि साहू ऐसे थे, साहू थे जो क्या करते थे कि अब किसान इतना पढ़ा तो था नहीं देश में, तो शिक्षा के मामले में देश शुरू से ही, तो क्योंकि उस समय लोगों ने ज़्यादा, कुछ लोग तो अच्छा महान थे, पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग तो अशिक्षित ही रहे देश में, है ना। अभी आज भी बहुत सारे राज्य, बिहार देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, बहुत सारे राज्यों की स्थिति अभी बदतर ही है शिक्षा में, है ना। तो उस समय भी किसान तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा लिखा, अभी भी वर्तमान में किसान थोड़ी ना पढ़ा लिखा होता है ज़्यादा। तो अब फॉरेन कंट्री तो है नहीं, वहाँ पे किसान कुछ भी खेती कर रहे तो पढ़ लिख के करते हैं एक साइंस के आधार पर। हमारे यहाँ तो बस उतना शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं किया गया किसानों को। और पढ़ने के किसान को सिर्फ शिक्षित करने का मतलब ये नहीं है कि वो जाएगा स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करे, इसमें सरकार का भी योगदान हो सकता है। जैसे कि सरकार उनको कई तरह के अभी सरकारी योजना बना भी तो रही है, बनाती भी रहती है, और रेडियो के माध्यम से, किसी अन्य संचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उनको शिक्षित करे कि कैसे खेती करें, क्या कितना कब आवश्यकता है किन चीज़ों का। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सरकार ने कदम उठाना शुरू कर भी दिए, पिछले कई सालों से किए भी जा रहे हैं। कि जैसे कई तरह के वैज्ञानिक आते हैं या जो विद्वान होते हैं कृषि से संबंधित, तो टीवी पे या रेडियो के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं, और सरकार द्वारा किया जाता है कदम, ये काम किया जाता है और किया जा रहा है, अभी भी किया जाता है। तो उस समय जो है किसान शिक्षित नहीं थे। तो किसान जब शिक्षित नहीं थे तो अब उनको जो साहू के पास पैसे ये लेते थे, तो वो परसेंटेज वगैरह के हिसाब से वो गलत गणना करके और पैसे ज़्यादा बताते थे किसानों को, शोषण करते थे। उसके बाद जो भी वो फसल उगाता था पूरा पूरा वो साहू ही ले लेता था, सीधे सीधे। उसके बाद भी कहता था कि नहीं नहीं, अब अभी भी आपका कर्ज पूरा नहीं हुआ है, आपने नहीं चुकाया है। और उसका ब्याज पे ब्याज जोड़ते 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 ऐसा समय आता था कि किसान अपना ज़मीन भी उसको देना पड़ जाता था, है ना। साहू जो है उसे ज़मीन ले जाता था। अब किसान जो है, अब किसान न रह के मजदूर बन गया। अब वो मजदूरी कर रहा है अपने ही जो खेती, जो उसका अपना कृषि का क्षेत्र था, खेत था, अब वहाँ पर मजदूर बन गया है। तो ये शोषण ही तो है ना। तो उस समय ये सब समस्याएं थी। अब मान लीजिए उस समय ऐसी कोई प्रबंध होता कि सरकार सीधे पैसे उसको दे देती। मान लीजिए किसान को पैसे चाहिए थे 1 साल के लिए,
वो क्या करे, बैंक से जाकर पैसे ले ले, या सरकार चाहे कि सब्सिडी कुछ दे दे, तो सब्सिडी कैसे जाए, घर घर जाकर बांट नहीं सकते ना जी। देश में इतनी जनसंख्या है, तो अब सरकार कहे नहीं ना कि सबके घर में जाकर इतने पैसे बांटते रहे सब्सिडी के तौर पे, है ना। तो ये समस्याएं हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि हमारे यहाँ भी जो है एक, हम बैंकों का सहयोग लें देश में। उस समय बैंक देश में बहुत सारे सिर्फ निजी बैंक थे, तो निजी बैंक का सरकार ने सोचा कि सहयोग, बैंकों का सहयोग लिया जाए देश के अंदर। तो तब उसी समय सरकार ने, देखिए एसबीआई का निर्माण तब उस समय होता है, एक एसबीआई का जब निर्माण होता है 1955 में, तो सरकार उसमें जो एक्ट लाती है वो पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण नहीं हुई रहती है। हाँ, पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद होता है, जब इंदिरा गांधी के समय जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उस समय 1969 में जो है पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण की जाती है बैंकों का, है ना। तो लेकिन उसके पहले जो है एसबीआई का जब निर्माण हुआ था, तो उसमें उसमें एक पार्ट, एक कुछ पार्ट ही सरकार ने लिया था। एक कहे तो अ, पू- अधूरी राष्ट्रीयकरण हुई थी, है ना, पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण नहीं हुई थी, है ना। तो ये उसके बाद सरकार ने जब राष्ट्रीयकरण हुई थी 1955 के बाद से तो सरकार अभी चेक कर रही थी कि क्या होता है, देखते हैं कि आगे भविष्य में इसका फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। इसमें एसबीआई का जो निर्माण हो गया था, तो उसमें जो है आरबीआई ने लगभग 92% तक का हिस्सेदारी खरीद लिया। उसके बाद सरकार ने और भी बैंकों को इसमें क्या किया, कंसोलिडेशन कर दिया, मतलब समर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया, इसे मिला दिया एक में। ऐसे कर करके सरकार क्या करती गई, कुछ सालों तक तो वो मतलब आंशिक रूप से ही राष्ट्रीयकरण करती रही। 1969 में सरकार जो है पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण शुरू कर दी, मतलब पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दी, है ना। तो ये तो हो गया 1969 तक की बातें हो गई कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सब भारत का जो है राष्ट्रीय बैंक, पहला राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, तो 1955 में बना था। क्या नाम था, एसबीआई। अब देखिए आंशिक रूप से ही हुआ था, कुछ पार्ट में ही सरकार ने हिस्सेदारी ली थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण तो हुआ था ना पहली बार। और तो इसलिए ये एसबीआई जो है था, ठीक है, ये याद रखें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बैंकों का क्या क्या महत्व है देश के अंतर्गत, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण जब सरकार की तो कुछ और भी कारण क्या क्या थे। एक तो ये सब ने देख लिया, उस समय जो समस्या थी उससे संबंधित। इसके अलावा देखिए देश के अंदर मान लीजिए उद्योग कोई बढ़ाना है, लेन देन बीच में लाना है, लेन देन बढ़ाने हैं देश में। मान लीजिए जीडीपी, अब पढ़ा है, अभी पिछले क्लास में जीडीपी पढ़ा हुआ था, मान लीजिए जीडीपी अगर बढ़ाना है, देश का अर्थव्यवस्था बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा, जब उद्योग बढ़ेंगे, है ना। जब उद्योग बढ़ेंगे तभी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। सिर्फ कृषि से जो उत्पादन नहीं बढ़ सकता है ना। मान लीजिए कृषि से अगर मान लीजिए कि उत्पादन हो गया, ठीक है, आपने गेहूँ चावल वगैरह बना लिया, उद्योग जो है मान लीजिए ब्रेड वगैरह बना दिए, लेकिन उसको बाजार में आएगा, बिकेगा, आप लेंगे, खरीद के खाएंगे, तब तो जीडीपी ग्रोथ होगा। किसी बन जाने से, बन के उद्योग अपने पास रख ले तो जीडीपी थोड़ी ना बढ़ जाएगा, है ना, नहीं बढ़ेगा। या देश का जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप तो हो नहीं सकता ना इतने से। तो इसलिए बैंकों का इसमें काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है या कोई भी छोटा इंडस्ट्री लगाना चाहता है, अभी तो एमएसएमई सेक्टर का काफ़ी योगदान है देश में। और ऐसा माना भी जाता है कि किसी भी राष्ट्र में अगर एमएसएमई सेक्टर जो है, अगर, एक मिनट, सॉरी, ओके सॉरी, तो मान लीजिए किसी भी देश में, जैसे कि भारत में, अगर एमएसएमई सेक्टर अगर बर्बाद हो जाए तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था गिर जाएगी एकदम भारत की, है ना। तो जो एमएसएमई सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, इसमें ये अब भारत में भारत किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में काफ़ी उछाल लाती है एमएसएमई सेक्टर। तो मान लीजिए कोई स्टार्टअप करना चाहता है, एमएसएमई सेक्टर आप जान रहे होंगे, आपको बताया भी गया होगा, आप पढ़े होंगे। एमएसएमई सेक्टर छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उसमें जैसे कोई पेन बना रहा है, कोई कॉपी बना रहा है, उसको बेच रहा है, तो एमएसएमई सेक्टर है ना। इसमें क्या है कि एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन कंडीशंस है उसमें, कि कितने कितने टर्नओवर होना चाहिए, उसको फिर जब एमएसएमई सेक्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में उसको बता दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई उद्योग करना चाह रहा है, तो मान लीजिए बैंक उसको लोन चाहिए, तो अपने किसी दोस्त से लोन लेगा। तो जो आपको उसका मान लीजिए 10 लाख रुपए लेना है दोस्त से, अब दोस्त अपना कहाँ से वो दे पाएगा, है ना। अगर उसके पास है भी तो वो देने से कतरा है, क्यों, क्योंकि आजकल समस्या बहुत है, लोग आपको सब देंगे, पैसे नहीं देते हैं, है ना। तो अपने दोस्त से तो ले नहीं सकता, और अगर वो दे भी दे तो क्या गारंटी है कि वो लौटा देगा उसको।
ये भी तो गारंटी नहीं है कि वो लौटाएगा पैसे। तो पैसे का मामला थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए सरकार जो लोग उद्योग वगैरह बढ़ाने के लिए इस समस्या का निदान तो चाहिए ही था। तो बैंकों का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि बैंक लोन दे देती हैं अब, काफ़ी कम लोन मतलब कि काफ़ी कम ब्याज दर पे जो है लोन मुहैया कराती है बैंक। इसके अलावा जो किसान हैं उनको भी बैंक जो है लोन देती हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, कृषि में काम करने के लिए, और कृषि से संबंधित भी जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए भी लोन देती है सरकार। इसके अलावा आपको अगर चाहिए होम लोन चाहिए, जैसे कि आप नौकरी में हैं या और भी किसी व्यवसाय में हैं और अभी आपको घर बनाने हैं, आपके पैसे नहीं हैं, तो आप बैंक से जाके आप लोन ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं। आजकल तो कई तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो आप कार लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो बैंक में जाकर जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा करके आप स्कॉलर माफ़ करिएगा स्टडी लोन ले सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ले सकती हैं। तो ये सब लोगों की काफ़ी योगदान है। यही यही सब तो अर्थव्यवस्था को और इम्प्रूव करता है और बढ़ाता है ना। तो ये बैंक प्रणाली नहीं होती तो ये कैसे होता, तो ये पॉसिबल नहीं था। ये तो बैंकों को तो काफ़ी योगदान है ही, है ना। इसके अलावा देखिए, बैंक जो होते हैं वो एक तरह से पूंजी का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी भी देश में बैंक है, मान लीजिए कोई एक बैंक है ना। तो एक बैंक है, उसके पास मान लीजिए आप आपके घर वाले 10 लोगों ने पैसे जमा कराए, है ना। तो जब पैसे जमा हो गए उस बैंक में, तो वो बैंक क्या करता है, उस बैंक को जो पैसे इकट्ठा हो गए, मान लीजिए जब 10 लोग जमा कराए 100 रुपये, 1000 रुपये हो गए, उस बैंक वाले ने 500 रुपये उससे निकाल के क्या किया, अलग ले जाके किसी चीज़ में निवेश कर दिया। ये भारत के अंदर भी हो सकता है और भारत के बाहर भी हो सकता है। कोई कंपनी है जो कोई स्टार्टअप करना चाहता है, पैसे आपने कम, मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में आपने कुछ पैसे जमा कराए, या आप किसी तरह के व्यवसाय में आप अलग से हैं, आपका नहीं जोड़ा जाता है, आप किसी व्यवसाय में किसी भी तरह के आप पैसे जमा कराते हैं, 1000 रुपये जमा हो गया बैंक में। लेकिन किसी व्यक्ति को लोन चाहिए, उसके पास स्किल्स काफ़ी है, वो हो सकता है कि उसको पैसे हो जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट कर सकता है, काफ़ी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है अपने एरिया में। तो उसके पास लेकिन जो है पैसे नहीं है ना। तो वो बैंक से लोन लेगा, तो बैंक पैसे कहाँ देगा अपने पास, बैंक के पास पैसे थोड़ी ना होता है, तो वो क्या आपके ही पैसे को इधर उधर घुमाती रहती है। तो आपके पैसे जो जमा हुए हैं उसमें से पूरा पूरा नहीं देगी, क्योंकि वो भी एक समस्या हो सकता है ना। पूरे पैसे देगी तो फिर एक नियम है आरबीआई द्वारा भी पढ़ा जाएगा, जो कि कुछ पैसे आपको रखना ही रखना होता है, वही SLR CRR में पढ़ा, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो ये सब आपको बताया जाएगा। तो 500 रुपये उसमें से उस व्यक्ति को दे दिया गया। अब उस व्यक्ति ने 500 रुपये में कोई व्यवसाय किया, और उसने क्या किया है कि उस 500 रुपये पे ब्याज के साथ पूरे पैसे जमा कराए 600 रुपये, है ना। तो जो 100 रुपये आ गए, ये क्या है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने रुपए का कहा जाए तो अर्थव्यवस्था में इतने रुपए का मतलब उत्पादन कर दिया, है ना। 100 रुपये का क्या है, उत्पादन हो गया, बैंक द्वारा ही तो हुआ। अगर बैंक नहीं दिया होता, आपसे पैसे नहीं, अब आपको और जिसने व्यवसाय किया था दोनों में कोई संबंध तो है नहीं, आप में और उन दोनों में कोई संबंध नहीं, आप जानते ही नहीं एक दूसरे को, तो कैसे देते उसको, उसकी जरूरत पूरा होती ही। तो ये तो चलिए हो गई स्टेट बैंक द्वारा माफ़ करिए बैंक का जो भी फंक्शंस है देश के अंतर्गत में ये। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप NCERT के बुक्स पढ़ें और हमारा लेक्चर देखें, और जो भी आपको ये कंटेंट है मिल जाएगा वो उसको पढ़ें, इससे काफ़ी आपके लिए इससे काम चल जाएगा एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो अब देखते हैं हम कि जो SBI कब बना था, ये आपने देख लिया। SBI वगैरह कब से शुरुआत होता है, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, ये आप याद रखे अधिनियम, ये बता ही दिया 1969 के बाद से शुरुआत होता है, ये आप जानते हैं, है ना। तो आगे देख लेते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में जो है लगभग भारत में राष्ट्रीय, अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय बैंक कितने हैं, तो 12 राष्ट्रीय बैंक हैं, है ना। तो जो 12 राष्ट्रीय बैंक है, इनका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2-4 बैंक अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए क्या हुआ, क्या कि सरकार अभी भी वर्तमान में देखिएगा कि 2019 में सरकार ने बैंकों का जो है मर्ज कर दिया। 2 बैंक थे, एक तो था आपका विजया बैंक और एक था देना बैंक, इन दोनों को क्या मिला दिया किस में, SBI में। तो ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहले भी ऐसा होता रहा है। पहले सरकार क्या कर रही थी, मर्ज करती रही सभी बैंकों को, एक दूसरे में उन बैंकों को मर्ज कर देती है सरकार। ये ये अच्छा ही होता है मर्ज करना, क्योंकि मान लीजिए कोई बैंक है, अब बैंकों को सरकार ने क्या किया कि 1969 में राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया, सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का।
बैंकों ने अच्छा ग्रोथ किया, उद्योग इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, और भारत के जो इकोनॉमी है उसमें भी डेवलपमेंट हुआ देखने को मिलता। लेकिन बाद में कुछ ऐसे बैंक थे जो दिवालिया घोषित होने लगे, मतलब उनके पास एसेट ख़त्म होने लगा, क्योंकि उनके नियम नियम वगैरह ठीक ठाक नहीं थे। तो और नियम, आरबीआई द्वारा नियम में कुछ कमियां रही होंगी। तो इसमें क्या हुआ कि जो बैंक थे वो खुद खुद डूबने लगे। तो अब बैंक कह रहे हैं, कहते थे सरकार से कि आप हमें, अब सरकार चाहती कि बैंक तो रहें, क्योंकि सरकार को लगता था कि इकोनॉमी के लिए आरबीआई, इकोनॉमी के लिए बैंकों की स्थिति अच्छी रहना ज़रूरी है, अब बैंकों को होना आवश्यक है, और ये सही भी था। तो बैंकों को सही जिंदा रखने के लिए सरकार अलग से पैसा देना शुरू कर दी। बैंक इसीलिए आया था कि वो अर्थव्यवस्था को सही करे। सरकार ने राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था बैंकों का कि अर्थव्यवस्था में उसका अच्छा योगदान हो, अर्थव्यवस्था फले फूले, और बैंक जो है पैसे का निर्माण करके, रुपए का निर्माण करके सरकार को दे। यहाँ उल्टा होने लगा, बहुत सारे बैंकों को सरकार ने पैसे देना शुरू कर दिया। अब समस्या यहाँ पर शुरू हो गई। तो फिर क्या हुआ कि सरकार ने सोचा कि ये काम करते हैं कि जिन बैंकों का स्थिति ज़्यादा बदतर है, जो अपना जो दैनिक कार्यक्रम है वो नहीं चला सकते हैं, अपने बैंकों का जो काम प्रक्रिया है वो नहीं चल पा रही है सुचारू रूप से। तो सरकार ने क्या किया कि सभी बैंकों को क्या किया, जो बैंक अच्छे नहीं थे, जिनकी स्थिति बदतर थी, उनको अच्छे बैंकों के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया, है ना। तो 1994 तिरानवे चौरानवे के आसपास पंजाब नेशनल बैंक में भी बैंकों का जो मर्ज किया गया था। उसी तरह से जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उसके पहले देश के अंतर्गत लगभग 300 से ज़्यादा बैंक थे, निजी बैंक, है ना। और जब उसको सरकार मर्ज कर करके कई तरह के लगभग 100 से अंदर तक बैंक आ गए। अभी वर्तमान में देखिएगा 12 बैंक बचे हैं, क्यों, अभी 2019 तक 14 बैंक थे। तो ये है ना, जो विजया बैंक है, देना बैंक है, इसको सरकार ने क्या किया, मर्ज करके एसबीआई में मिला दिया, क्योंकि विजया बैंक, देना बैंक जो है ये, अब इसमें भी समस्याएं हो रही थी, ये सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे थे अपनी प्रक्रियाएं। तो इनको मिला दिया सरकार ने, एसबीआई मिल गया, तो ये मर्ज हो गए। इसके अलावा देखिए जो और भी जो बैंक थे, जैसे कि आज़ादी के बाद से जब सरकार ने राष्ट्रीयकरण शुरू करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया जब सरकार ने, तो और भी कई तरह के सरकार जो बैंक थे, निजी बैंक थे, उनको सरकार ने क्या किया, बंद कर दिया, है ना। उनको सरकार ने कहा कि जब राष्ट्रीयकरण बैंकों का हो गया तो सरकार, देश में निजी बैंक नहीं रहेंगे। लेकिन दो चार कुछ बैंक जो थे, जो देश से बाहर के बैंक थे, है ना, तो उनको रहने दिया। जैसे कि अमेरिका से कोई बैंक है, उनका करेंसी वगैरह को इकट्ठा करता है, रखता है, तो उससे भारत को में फ़ायदा ही होता है। कैसे फ़ायदा होता है, भारत बाहर कोई व्यक्ति आएगा तो उसके लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कुछ उन बैंकों को रहने दिया, बाकी सारे बैंक जो है निजी बैंक चलाने का स्टार्ट बंद कर दिया। लेकिन बाद में सरकार ने फिर से सबको मौका दे दिया, मतलब सबको, सबके लिए ओपन कर दिया कि नहीं नहीं, आप निजी बैंक भी चला सकते, देश में ला सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी ये बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत में, है ना। अब हम चलते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके साथ साथ जो चीज़ें बाकी रहेंगी वो भी देख लिया जाएगा, है ना। ये बैंक आप थोड़ा सा एक बार ध्यान देख लेंगे, मैं बोल भी देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया ये 1, ये 2, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3, कैनरा बैंक है 4, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5, इंडियन बैंक, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक है 7 नंबर पे, पंजाब नेशनल बैंक 8, और पंजाब एंड सिंध बैंक 9, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10 हो, 10 नंबर हो गया, यूको बैंक है 11, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आप जानते ही होंगे, ये भारत का सब पहला राष्ट्रीय बैंक है। भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक कब बना था, 1955 में। आइए कुछ प्रश्न लगा लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा पहला कि निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था, इसको याद कर लें आप। इसका आंसर है बी, हिल्टन एंग कमीशन जो आई थी, है ना, हिल्टन एंग कमीशन आई थी 1935 में आई थी, अप्रैल 1935 में आई थी। जैसे कि आप जानते हैं 1935 में एसबीआई की आरबीआई की स्थापना भी होती है ना, 1934 के अधिनियम से। आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 जो आती है उसी से तो स्थापना होती है 1935 में आरबीआई की। तो ये जो हिल्टन यंग कमीशन जो थी ना, इसी कमीशन के सिफारिश पे जो है 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। अंग्रेज सरकार थी उस समय, है ना, इसलिए नाम थोड़ा सा हिल्टन एंड कमीशन है। अगर देश आज़ादी के बाद से अगर इसकी स्थापना हुई होती आरबीआई की तो कोई भारतीय नाम होता।
चलिए आगे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, 1 रुपये का सिक्का या नोट कौन जारी करता है? आपको बताया, मैं बताया हूँ कि 1 रुपये का सिक्का या नोट्स लेक्चर शुरू होने से पहले वो बताया था। देखिए, पहला प्रश्न है आरबीआई द्वारा, दूसरा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ये तो देखिए नहीं होगा आरबीआई द्वारा, है ना। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, ये आंसर सही हो गया, ये दोनों तो गलत ही हो गया, तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो देखिए कौन हो गया, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपया और जो नोट होता है, 1 रुपये का सिक्का जो है ना, जो सिक्के हैं और जो नोट है, दोनों दोनों जो है ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय जारी करती है। आप भूल के भी ना लगाएं कि आरबीआई जारी कर देती है ना, आरबीआई जारी नहीं करती है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है। और बाकी के जो करेंसी हैं वो आरबीआई जारी करती है। यहाँ पे लिख लीजिए, ऑल करेंसी ऑल करेंसी जारी कौन करता है? आरबीआई, है ना, आरबीआई जारी करती है ऑल करेंसी। यहाँ पे लिख लीजिए, एक्सेप्ट 1 RS कॉइन एंड करेंसी, ना। 1 रुपये करेंसी और सिक्का के अलावा बाकी सभी करेंसी जो है आरबीआई जारी करती है। चौथा प्रश्न है हमारा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? ये तो आपको बताया हूँ, शक्तिकांत दास हैं, और इसको याद रखें, है ना। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये कंटेंट खत्म, ये चैप्टर खत्म होता है लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और उसको पढ़ा जाएगा। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं पहले लेक्चर से लेकर अभी तक के लेक्चर में, जो भी समस्या आपको हो हमें कमेंट में बताएं। जो प्रॉब्लम आपको होगा समझने में, या कोई टॉपिक ऐसा हो जो छूट रहा हो, आपको लगे कि ये रह गया हो, तो देखिए पढ़ाने का तो सब पढ़ाया जाएगा। आने वाले लेक्चर जो भी भविष्य के लेक्चर आएंगे उसमें सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कोई टॉपिक बच रहा है या समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं, उसके लिए अलग से वीडियो जो है आपको क्लास लेक्चर बना के आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के लिए। बहुत 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 धन्यवाद।